बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही घमासान होने वाला है। बहुत ही धाकड़ तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। आज के वीडियो के माध्यम से बहुत ही अधिक जानकारी आपको एक ही वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बीए सेकंड सेमेस्टर में आप हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कल परीक्षा है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। सारे टेंशन को दूर रखो और शुक्ला एचडी पॉइंट को ज्वाइन करो। ये क्लास मात्र आप अंत तक देख लीजिएगा, एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा और जो कुछ भी नहीं पढ़े होंगे छात्र छात्र हैं वो भी पास हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के तदुपरांत। ओके, इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे के पूरे पेपर के जो जितनी इकाई यानी कि 8 इकाइयों में आपका पेपर बटा हुआ है, 8 इकाइयों से बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं बताने का प्रयास करूंगा। अर्थात पूरे के पूरे पेपर की जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से आप जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इसीलिए इसको मैंने टाइटल कह दिया कि ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है। आपको पता ही होगा कि प्रथम सेमेस्टर में यानी बीए फर्स्ट ईयर, प्रथम सेमेस्टर बीए फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट सेमेस्टर था आपका, सेमेस्टर नंबर 1, उसमें मैंने महासंग्राम सीरीज आपके समक्ष दी थी कि नहीं दी थी, महासंग्राम वीडियो दी थी कि नहीं दी थी। तो वही महासंग्राम वीडियो जो है यानी कि एक ही वीडियो के माध्यम से आपका रिवीजन हो जाए परीक्षा के अंत समय में, तो उसी जो है रिवीजन के तौर पर मैं आज क्लास दूंगा। इसके माध्यम से आप बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्नों को, वन लाइनर प्रश्नों को, जो कि ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से भी बेहद ही महत्वपूर्ण है और सब्जेक्टिव के दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कुल मिलाकर के ये वीडियो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों की दृष्टि से 100% कारगर वीडियो है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आइए चर्चा करते हैं कि आखिरकार इस वीडियो के माध्यम से हम क्या जानने वाले हैं। जियोग्राफी बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्र हैं। बीएससी से अगर आप बीए कर रहे हैं, मतलब कि बीएससी से आप जियोग्राफी यानी बीएससी में आपने जियोग्राफी लिया है, तो बीए और बीएससी दोनों से आप जियोग्राफी मतलब लेकर के आप बीए बीएससी कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये, अगर आप बीए में है जियोग्राफी लिया है, बीएससी में जियोग्राफी लिया है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। शुक्ला एचडी पॉइंट जिंदाबाद। शुक्ला एचडी पॉइंट आप लोगों के लिए लगातार बना हुआ है। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिए। ओके, चलिए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गवाए हुए। देखें, टाइटल इसीलिए मैंने दिया है और इसी प्रकार से अगर जियोग्राफी की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसी प्रकार से अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, यहाँ तक कि जो भी सब्जेक्ट आप बोलेंगे उन सभी सब्जेक्ट के आपको इसी प्रकार से भूगोल महासंग्राम रिवीजन क्लास जैसे आई है, मतलब आ रही है, अभी आज होगी, उसी प्रकार से मैं अन्य सब्जेक्ट की दे दूंगा, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, और मॉडल पेपर देख लीजिएगा, भूगोल का बहुत सारा पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे भाई, यूनिट 1 यानी कि इकाई 1 के प्रश्नों को सबसे पहले हम समझेंगे। इकाई 1 से जो बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इकाई 1 का नाम क्या है आपके, सबसे पहले बता दूं, वैसे सिलेबस मैंने बता दिया है। वैसे इकाई 1 में आप देखेंगे, जैसे इकाई 1 का क्या नाम है, मानव भूगोल की इकाई 1 के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे, मानव भूगोल की अवधारणा को पढ़ना है, मानव भूगोल की प्रकृति को पढ़ना है, मानव भूगोल के अर्थ को जानना है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, पुराणों के संदर्भ विशेष संदर्भ में भारत में भौगोलिक समझ का विकास कैसे कैसे होता है, इसको आपको मतलब कि इकाई 1 के अंतर्गत इतने चीज़ों को आपको पढ़ना है। यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब कॉन्सेप्ट एंड नेचर, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, डेवलपमेंट ऑफ जियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू पुराण, मतलब कि जो पुराणों से हमको जानकारी मिलती है उसके हिसाब से। तो ये आपको इकाई 1 के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि इकाई 1 से कौन कौन से प्रश्न या फिर कौन कौन सी चीज़ें आपको जाननी आवश्यक हैं। देखिए, इसी हिसाब से मैंने वन लाइनर प्रश्नों को रखा है। छोटे छोटे प्रश्न हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जानकारी इस वीडियो के माध्यम से रहेगी क्योंकि रिवीजन आपका हो जाएगा पूरे के पूरे वीडियो का। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी जो पुस्तक लिखी है वो लिखने वाले विद्वान आपके कौन है भैया, उस विद्वान का नाम है, क्या नाम है, ब्लास, बिडाल डीला ब्लास ने इस पुस्तक को लिखी। किसने लिखा है, बिडाल डीला ब्लास ने इस पुस्तक को लिखी है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। मानव भूगोल के बारे में ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, फ्रांसीसी विद्वान है डिमांजिया, और डिमांजिया मानव भूगोल की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समूहों एवं समाजों का उनके प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन होता है। ये परिभाषा डिमांजिया की है। इसके अलावा कुमारी सैम्पुल कहती हैं परिभाषा को देते हुए कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं अस्थिर जो होती अस्थिर जो पृथ्वी होती है उसके परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। तो इस प्रकार से मानव भूगोल की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दी है। हालांकि जो है मानव भूगोल जो होता है, खास करके इसकी बात की जाए तो
तो मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जो मानव के क्रियाशील मतलब क्रियाकलाप जो होते हैं उनसे प्रभावित होती हैं और जो हमारे ग्रह के धरातल पर घटित होती हैं। इसके अलावा मतलब कि जो हमारे ग्रह के धरातल से घटित होने वाली घटनाओं से भी छट करके आप देखेंगे मतलब छांट करके एक विशेष श्रेणी में रखे हुए होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। वैसे भूगोल की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से दी है, वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि जो है प्रोफेसर ब्लास कहते हैं, यानी कि जो ये है महोदय, ये कहते हैं कि पृथ्वी पर मानव या पृथ्वी पर मनुष्य का प्रभाव और उसके धरातल पर व्यवसाय के दीर्घकालीन चिन्हों का अध्ययन ही मानव भूगोल के दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये पुस्तक बड़ी फेमस है और चूंकि हमने परिभाषा बताई थी तो इसलिए मैंने सोचा आपको परिभाषा भी बता दी जाए। मानव भूगोल के अंतर्गत आप देखेंगे प्रादेशिक समायोजन हुआ, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है। इसके अलावा अलग अलग प्रकार से किसी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या और उसकी कार्य क्षमता कितनी, इसको देखना पड़ता है। उस प्रदेश की उपलब्ध जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अध्ययन करना मानव भूगोल के अंतर्गत ही। मानव वातावरण और इसका मतलब मानव के बीच का और वातावरण के बीच में, दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना हुआ तो भी मानव भूगोल के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से वातावरण समायोजन का कालिक अनुक्रमण जो होता है ये भी मानव भूगोल के ही विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि इसकी विषय क्षेत्र के अंदर पढ़ी जाती हैं। हालांकि यहाँ पर इन सभी बातों को विस्तार से समझाने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा, फिर भी इसीलिए मैंने छोटे छोटे प्रश्नों को रखा है। थोड़ा सा जो है आपको मानव भूगोल के बारे में बताना चाहता था, इसीलिए मैंने बता दिया। आगे हम समझते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपके समझ क्या है। दूसरा प्रश्न है कि मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है। तो मानव भूगोल की जनक कौन है? रेटजल है। कौन है? फ्रेडरिक रेटजल जो है ये मानव भूगोल के कौन है भैया? ये मानव भूगोल के जनक हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिए, कौन? फ्रेडरिक रेटजल। ओके, अगला इनकी एक शिष्य है, उनका नाम है जो है कुमारी सैंपुल। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है एंथ्रोपोजोग्राफी कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था, बताएं। एंथ्रोपोजोग्राफी कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो भाई एंथ्रोपोजोग्राफी जो पुस्तक है ये 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। ओके, एंथ्रोपोजोग्राफी जो है ये कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी भाई? तो ये जो है कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? ये 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। ओके, ये सब बातें ध्यान रखिएगा, एग्जाम पढ़ने में से आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास, ठीक है। बताएं एंथ्रोपोजोग्राफी जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, ये बताएं। तो इसको किसने लिखी है? जो कि मानव भूगोल के जन्मदाता हैं, यानी कि फ्रेडरिक रेटजल जो हैं उन्होंने ही इस पुस्तक को लिखी है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है जो है, चौथा नंबर प्रश्न तीसरा हो गया। आर्डकुंडे पुस्तक मतलब कि किसकी रचना है? एक पुस्तक है, ग्रंथ है आर्डकुंडे, किसने लिखा है? तो इस पुस्तक के रचनाकार कौन है भाई? आर्डकुंडे किसकी रचना है? आर्डकुंडे जो है ये रिटर महोदय की रचना है, फ्रेडरिक रिटर जो है रिटर की, यानी सॉरी कार्ल रिटर की रचना है आर्डकुंडे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 5वां नंबर प्रश्न है सभ्यता और जलवायु किसकी रचना है? सभ्यता और जलवायु किसकी रचना है? तो सभ्यता और जलवायु हंटिंगटन की रचना है। किसकी रचना भाई? हंटिंगटन की रचना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये वीडियो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है लोगों के लिए जिनकी परीक्षा कल होने वाली है, और जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव वालों की बाद में होने वाली उनके लिए तो एक प्रकार सोचिए कि ये रामबाण का कार्य करेगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत छोटे छोटे प्रश्नों को जो समाहित करने का प्रयास किया गया, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभ्यता और जलवायु किसकी रचना है? तो ये हंटिंगटन की रचना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है एर्डकुंडे पुस्तक का लेखक कौन है? तो कार्ल रिटर ही है। एर्डकुंडे जो है आर्डकुंडे या फिर एर्डकुंडे, बात एक ही है। अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां नंबर प्रश्न है डार्विन की पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? बताने का प्रयास करेंगे। डार्विन की पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इनकी पुस्तक जो थी, कौन सी पुस्तक है? प्रजातियों की उत्पत्ति। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? डार्विन महोदय हैं। कब प्रकाशन में आई? 1859 में। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा, मानव भूगोल के विकास में योगदान करने वाले ब्रिटिश भूगोलवेत्ता का नाम बताइए। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। मानव भूगोल के विकास में योगदान करने वाले ब्रिटिश भूगोलवेत्ता का नाम बताएं। तो भाई ब्रिटिश भूगोलवेत्ता में आप देखेंगे जैसे कि पैट्रिक जो है गिडीज ने मानव भूगोल का विकास में आप देखेंगे बहुत ही महान योगदान दिया है। तो ये हो गए। आगे बढ़ा जाए, फिर अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समझ 9वां नंबर प्रश्न है कि मानव भूगोल की भूगोलवेत्ता, मानव भूगोल की भूगोलवेत्ता कुमारी सैंपल जो है वो उनकी परिभाषा बताइए। मानव भूगोल की परिभाषा कुमारी सैंपल ने किस प्रकार से दी? तो मानव भूगोल
अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव। चूंकि पृथ्वी जो होती है अस्थिर होती है, पृथ्वी में परिवर्तन बहुत समय समय पर मतलब कि बहुत दिनों बाद होता है, ठीक है, लेकिन ये अस्थिर यानी पृथ्वी अस्थिर है। तो अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव यानी पृथ्वी जो कि अस्थिर है उसका अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है, और क्रियाशील मानव यानी जो मानव के क्रियाशील मतलब कि क्रियाशील, आप सोचिए मानव चूंकि क्रियाशील है, मानव अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है, इसलिए वो हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य किया करता है। और चूंकि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य हमेशा कार्य किया करता है, इसीलिए आप देखेंगे कि मनुष्य को एक क्रियाशील प्राणी बोला जाता है। तो मनुष्य चूंकि एक क्रियाकलापी प्राणी है, इसीलिए क्रियाशील कहा जाता है उसको, क्योंकि हमेशा क्रिया में रत रहता है, हमेशा कोई ना कोई कार्य मानव करता ही रहता है। तो इसीलिए भूगोल अस्थिर जो मानव भूगोल होता है, कुमारी सैंपल कहती हैं, ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता है कुमारी सैंपल, रेटजल की शिष्या हैं और बड़ी फेमस भूगोलवेत्ता आती हैं। 3 रचनाएं इनकी बड़ी फेमस है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखी है। तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के निरंतर परिवर्तनशील, निरंतर माने लगातार परिवर्तनशील यानी कि परिवर्तन हो रहा है उन्हीं संबंधों का, यानी कि अस्थिर पृथ्वी के बीच में और क्रियाशील मानव के बीच में, आप देखें क्रियाशील मानव के बीच में निरंतर जो परिवर्तनशील जो संबंध हुए हैं, उन्हीं संबंधों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है, ऐसा मानती हैं कुमारी सैंपल। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, बड़ी फेमस है भूगोलवेत्ता के रूप में। आगे देखिएगा 10वां प्रश्न आपके समक्ष है। 10वां प्रश्न है मेरे भैया, 10वां प्रश्न कौन सा है? हमबोल्ट कौन थे? प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न क्या पूछा गया? हमबोल्ट कौन थे? हमबोल्ट, वान हमबोल्ट इनका पूरा नाम है। हमबोल्ट की बात की जाए तो भूगोलवेत्ता हैं हमबोल्ट, और आधुनिक भूगोल का जनकदाता मतलब कि जन्मदाता कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है किसको? हमबोल्ट को। तो वान हमबोल्ट जो हैं ये आधुनिक भूगोल के कौन हैं? जन्मदाता हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। इनकी सबसे जो फेमस पुस्तक है उसका नाम है कॉस्मॉस। तो आपसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में 2 प्रश्न बन सकते हैं कि आधुनिक भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हमबोल्ट को माना जाता है। आपसे एक प्रश्न और बन सकता है कि जो है कॉस्मॉस पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो कौन है भाई? हमबोल्ट है। ओके, 3 ऑप्शन और देगा बाकी। तो हमबोल्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी भाई? कॉस्मॉस लिखी, बड़ी फेमस पुस्तक है इनकी। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए कितने सारे आपके प्रश्न तैयार हो रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, बहुत सारे प्रश्न तैयार हो रहे हैं। एक भी प्रश्न आपका जो है आप देखिएगा इधर उधर से जो है आएगा नहीं, सब यहीं से आने की संभावना है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ओके, तो आप जो मैंने मॉडल पेपर दिया है ऑब्जेक्टिव का उसको भी देख लीजिएगा। 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं जो है जियोग्राफी के, ठीक है, सिलेबस ऑलरेडी अवेलेबल है, और इसके अलावा मैं इसको सोचा कि दे दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, देखिए प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर प्रश्न आपके समझ दिया हुआ है। प्रश्न क्या दिया हुआ भाई? 11वां नंबर प्रश्न देखिएगा। 11वां प्रश्न आपके समझ दिया हुआ है कि फेडरिक रेटजल कौन थे? फेडरिक रेटजल कौन थे भाई? तो इन्हें मानव भूगोल का जन्मदाता माना जाता है, सभी को पता है। फेडरिक रेटजल मानव भूगोल का जन्मदाता है। कुमारी सैंपल जो कि अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं, ये फ्रांस के हैं। रेटजल इनकी शिष्या थी वो, ये भी महान कार्य इन्हीं के द्वारा किया गया है, रेटजल के द्वारा। और इन्होंने सर्वप्रथम मानव भूगोल को आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया है। किसने? फेडरिक रेटजल ने, इसीलिए इनको मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है, रेटजल के अनुसार मानव प्रवास नियंत्रक घटक कौन से हैं? तो रेटजल के अनुसार मानव प्रवास यानी मानव के रहने का जो स्थान होता है उसी को प्रवास, यानी कि मानव के रहने का जो आवास होता है उसी को प्रवास बोला जाता है। जहाँ पर मानव रहता है उसी को उसको प्रवास बोला जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो उसका नियंत्रक यानी प्रवास को नियंत्रण करने के जो घटक होते हैं कौन कौन से हैं? तो स्थिति का पारस्परिक महत्व, स्थिति का पारस्परिक महत्व जो होता है ये जो है नियंत्रक घटक माना जाता है मानव प्रवास का। इसके अलावा स्थान चाहे वह केंद्रीय हो या फिर ध्रुवीय हो, ये भी घटक माना जाता है जो है मानव प्रवास का। इसके अलावा समीपवर्ती जनसंख्या के कारण उत्पन्न हुई जो सीमाएं होती हैं वो भी जो है मानव प्रवास के नियंत्रण की एक घटक ही मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि रेटजल ने इन 3 मानव प्रवास के 3 घटक बताए हैं नियंत्रण के, कौन कौन से? स्थिति का पारस्परिक महत्व, दूसरा स्थान चाहे वो केंद्रीय हो या ध्रुवीय हो वो, और समीपवर्ती जनसंख्या के कारण उत्पन्न हुई सीमाएं, ये यानी कि 3 घटक हैं रेटजल के अनुसार। तो एग्जाम पॉइंट से बढ़िया है प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे ऑब्जेक्टिव में ऐसे कैसे, यहाँ से कैसे प्रश्न बन सकता है? प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि रेटजल के अनुसार मानव प्रवास नियंत्रण का निम्न में से कौन सा घटक शामिल नहीं है, ऐसे बोलेगा प्रश्न। तो 3 ऑप्शन ये आपको मिलेंगे तो ये शामिल होंगे, और एक ऑप्शन आपको कोई गलत दे देगा वही शामिल नहीं होगा। तो बस आपको इन 3 को पहचान लेना है, बस आपका एक वैसे गलत हो जाएगा।
बस इसीलिए होता है कि ना ये रिवीजन क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। अगला प्रश्न देखिएगा 13 नंबर प्रश्न आपके समक्ष क्या है। 13वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि ब्रूंस यानी जीन्स ब्रूंस इनका पूरा नाम है ब्रूंस का। और ब्रूंस ने मानव भूगोल का आधार किसको माना है। ब्रूंस जो थे इन्होंने मानव भूगोल का आधार किसे माना भैया। तो जो ब्रूंस महोदय हैं इन्होंने मानव भूगोल का जो आधार माना वो किसको माना है भाई, पार्थिव एकता के सिद्धांत और परिवर्तन के सिद्धांत को ब्रूंस ने मानव भूगोल का आधार माना है। ओके, क्योंकि मानव भूगोल का आधार क्या है, पार्थिव एकता का सिद्धांत जो है ये, और परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो, इसी को मानव भूगोल का आधार माना किसने, ब्रूंस ने। तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आपसे बनेगा कि ब्रूंस ने मानव भूगोल का आधार किसे माना, तो पार्थिव एकता को ऑप्शन ए, ऑप्शन बी परिवर्तन के सिद्धांत को, और ऑप्शन सी मिलेगा इनमें से दोनों, ए और बी दोनों सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों सही है। ओके, ये बात ध्यान। या आपसे प्रश्न बनेगा कि पार्थिव एकता के सिद्धांत और परिवर्तन के सिद्धांत को मानव भूगोल का आधार किसने माना, तो जीन्स ब्रूंस ने माना। ओके, ये बात ध्यान रखिए। तो इसी प्रकार से आपसे प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा, 14वां नंबर प्रश्न है कि मानव भूगोल तथा मानव विकास मतलब मानव विज्ञान में क्या संबंध है, बताएं। मानव भूगोल तथा मानव विज्ञान में क्या संबंध है, बताने। मानव भूगोल क्या होता है और मानव विज्ञान क्या होता है, इन दोनों में क्या संबंध है। देखिए, दोनों में ही मानव की प्रजातियों का अध्ययन होता है, उनकी शारीरिक बनावट का अध्ययन होता है, जैविक लक्षण का यानी जो शारीरिक लक्षण होते हैं उनका, और जो जैविक लक्षण होते हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा इन्हीं के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। प्रजातियों के हिसाब से उनकी शारीरिक प्रजातियों का जो मानव की प्रजातियां होती हैं, शारीरिक बनावट के हिसाब से, जैविक लक्षणों के हिसाब से आप देखेंगे मानव भूगोल में भी मानव का प्रजातियों का डिवाइडेशन होता है, और मानव विज्ञान में भी इसी प्रकार से होता है। और ये दोनों परस्पर एक दूसरे से निकट हैं, ये भी बात ध्यान रखेंगे। संबंध यही है कि मानव भूगोल और मानव विज्ञान थोड़ा सा अंतर होते हुए भी इनमें निकटता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मानव के ही क्रियाकलापों का, मानव प्रजातियों के ही जो है किस प्रकार से मानव प्रजातियों का अध्ययन किया जाना है, किस आधार पर उनका कैटेगराइजेशन करना है, बांटना है मानव प्रजातियों को, वो सभी कहीं ना कहीं पे मानव विज्ञान में जिस विधि से किया जाता है उसी विधि से मानव भूगोल में भी किया जाता है, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी में जिस प्रकार से उसी प्रकार से ह्यूमन साइंस में भी किया जाता है। ये बात आपके समझ में आ गई, तो ये बात ध्यान रखिएगा। प्रजाति क्या होती है, प्रजाति तो आपको पता होगा। प्रजाति मतलब होता है जैसे कि आप, जैसे भारत आर्यन प्रजाति, आर्यन प्रजाति जो उत्तर भारत के लोग खास करके इनको आर्यन प्रजाति, ये आर्यन प्रजाति है। इसके अलावा आप देखेंगे जो द्रविड़ प्रजाति, दक्षिण भारत के लोग द्रविड़ प्रजाति, चाइना के लोग आप देखेंगे, नेपाल के लोग, भूटान के लोग, ये सब के मंगोलाइड प्रजाति के लोग माने जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे जो एक प्रकार से अफ्रीकन प्रजाति से हैं, तो या रेड इंडियन तो एक प्रकार से वो जनजाति है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे जैसे कि जो नेपाल के या फिर जो है चाइना के लोग होते हैं, उनका जो छोटे छोटे कद के, नाटे कद के होते हैं, कपाल जो होता है उनका चमकता होता है, थोड़ा थोड़ा चौड़ा होता है मस्तक, और इसके बाद में नाक चपटी होती है, और इस प्रकार गोरे होते हैं एकदम से, ये सब चीज़ें, दाढ़ी मूछे कम आती हैं इनके, तो ये सब क्या है, ये सब प्रजाति विभेद है। ओके, ये मानव भूगोल में भी जिस आधार पर डिनोट किया जाता है उसी आधार पर जो है मानव जो है भूगोल में जिस प्रकार से, उसी प्रकार से मानव विज्ञान में भी किया जाता है। तो आपको मतलब ये समझ लेना चाहिए कि दोनों में निकटता का संबंध है, पारस्परिकता का संबंध है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि पूरक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत कम अंतर है इन दोनों में, बाकी संबंध ज़्यादा है, अंतर कम है। ओके, ये बात ध्यान। तो ऑब्जेक्टिव में या लिखित में प्रश्न पूछे तो भी आप बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 15वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। सभ्यता के आधार पर मानव भूगोल को किन किन भागों में विभाजित किया गया है, बताएं। सभ्यता के आधार पर मानव भूगोल को किन किन भागों में विभाजित किया गया है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे भाई, किन किन भागों में विभाजित किया गया है। तो भाई अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल, ये सभ्यता के आधार पर, सभ्यता के आधार पर मानव भूगोल को इन्हीं आधारों पर बांटा गया है। किसके आधार पर, अनिवार्य आवश्यकता का भूगोल, दूसरा भूमि शोषण का भूगोल, तीसरा सामाजिक भूगोल, और चौथा राजनीतिक या फिर ऐतिहासिक भूगोल। ओके, तो अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल ये एक भाग हो गया, दूसरा भूमि शोषण का भूगोल, तीसरा सामाजिक भूगोल, और चौथा राजनीतिक व ऐतिहासिक भूगोल। ये जो है सभ्यता के आधार पर मानव भूगोल के भाग हैं। ओके, ये 4 भाग हैं सभ्यता के आधार पर मानव भूगोल के। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। वैसे मानव भूगोल की शाखाएं और जो उप शाखाएं होती हैं इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पहले से सारी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं। आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा
शुरुआत का ही मैंने बता दिया है। अच्छा, मानव भूगोल से और भी प्रश्न जो बनते हैं आप लोगों को देखना ही, मानव भूगोल के बारे में जानकारी और भी देखनी वीडियो आपको अच्छे तरीके से। तो वो जो मैंने जो है बीए फर्स्ट ईयर में 2020 का मॉडल पेपर हुआ या 2021 का मॉडल पेपर हुआ, आप लोग 2020 और 21 का मॉडल पेपर देख लीजिएगा। बीए फर्स्ट ईयर पेपर 2, बीए फर्स्ट ईयर पेपर 2 जियोग्राफी का देखेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा जो है प्रश्न भी कैसे पूछे गए, उसको भी मैंने हल करवाया है मानव भूगोल का। तो उसमें आप देख सकते हो मानव भूगोल में कैसे कैसे प्रश्न आपसे बन सकते हैं। ओके, तो परेशान होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा तो इकाई 1 तो आपकी यहाँ पर समाप्त होती है। इकाई 2 की अगर बात की जाए तो इकाई 2 भी कैसे कैसे है, इकाई 2 में क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। इकाई 2 की बात की जाए तो इकाई 2 में जब आप पढ़े जो है जैसे ही प्रवेश करेंगे इकाई 2 में, तो इकाई 2 में हमको पढ़ना क्या है। इकाई 2 में हमको मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो संबंध होता है उन्हीं के बारे में जानना, जैसे कि संभावनावाद हो गया या नौनिश्चयवाद हो गया, इसी प्रकार से और भी तमाम प्रकार के हैं, डिटर्मिनिज्म हो गया, ठीक है, तमाम प्रकार के संबंध नहीं जो है संभववाद, नवनिश्चयवाद, निश्चयवाद, रुको और जाओ सिद्धांत, ये सब होते नहीं। तो इन्हीं सभी के बारे में हमको पढ़ना होता है किसके अंतर्गत, यूनिट 1 यानी कि यूनिट 2 यानी कि इकाई 2 के अंतर्गत। आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम से में बन सकते हैं और किस प्रकार से इसका रिवीजन हम करते हैं। चलिए, इकाई 2 16वां नंबर प्रश्न क्या है, संभववाद की विचारधारा का जन्म कहाँ पर हुआ। तो भाई ये फ्रांस में हुआ था। कहाँ पर, संभववाद की जो विचारधारा है इसका जन्म कहाँ पर हुआ, इसका जन्म भाई कहाँ पर हुआ था, फ्रांस में हुआ था। किसका, संभववाद का। ओके, ये बात ध्यान। तो संभववाद का जन्म कहाँ पर हुआ भाई, संभववाद का जो जन्म हुआ था इसका विचारधारा का जन्म ये फ्रांस में हुआ था। किस देश में, फ्रांस में हुआ था। ये बात आप क्लियर कर लीजिएगा। ओके, ये बात क्लियर हो गई। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, प्रासंभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो स्पेक्टर महोदय ने किया था। पार्थिविकता के सिद्धांत की विवेचना किसने करी थी, फ्रेडरिक रेटजल ने करी थी। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपका क्या है, 17वां नंबर प्रश्न, यानी अगला प्रश्न देखिएगा, संभववादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। संभववादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है भाई, संभववादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। संभववादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, तो संभववादी विचारधारा के प्रतिपादक है फेब्रे महोदय। कौन है, फेब्रे महोदय जो है ये संभववादी विचारधारा के प्रतिपादक हैं। तो ये आपके एग्जाम से प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, निम्न में से संभववादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, तो फेब्रे, ऑप्शन नंबर दिया होगा जिस पे लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रुको और जाओ निश्चयवाद के, मतलब रुको और जाओ जो सिद्धांत है निश्चयवाद का, ये इसके प्रणेता कौन है, इसको देने वाले कौन है। तो इसको दिया था रुको एंड जाओ सिद्धांत जो है, इसको निश्चयवाद का ही सिद्धांत है, इसको कहा था ग्रिफिथ टेलर ने। अच्छा, ये रुको एंड जाओ सिद्धांत है क्या, इसके बारे में मैं बता दूं आपको। जैसे कि एक मान लेते हैं कि एक चौराहा है, उस चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस है और ये रोड आ रहा है, ये भी रोड है और ये भी रोड है, ये भी रोड है और ये चौराहा है, इसी पर एक ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ है। ये ट्रैफिक पुलिस इधर वाले लोगों को हाथ दिखाता है, इधर वाले लोग रुक जाते हैं, और इधर हाथ दिखाता है, इधर वाले लोग रुक जाते हैं। तो ये वाली जो मार्केट यानी कि ये वाले जो रोड है ये चलते हैं, यानी कि इस रोड पे लोग जो है आने जाने लगते हैं। तो कहता है जब रुको तब ये लोग रुकते हैं, जब कहता है कि जाओ तब जाते हैं। यानी कि प्रकृति जो होती है ये एक ट्रैफिक पुलिस की भांति होती है, जो कि क्या करती है, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों जिस प्रकार से एक ट्रैफिक पुलिस अपने हाथ के इशारे पर जो है मोटर कार को आने जाने देता है, अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको दंड मिलता है, ठीक इसी प्रकार से प्रकृति मानव को इसी प्रकार से क्या करती है, अपने इशारों पर इधर उधर जो है कहती कि जब कहती रुको जब रुकते हैं, जब कहती जाओ तब जाओ, यानी कि रुको एंड जाओ सिद्धांत जो होता है यही होता है प्रकृतिवाद का जो एक प्रकार से जो सिद्धांत है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो जब मतलब प्रकृति जो होती है एक प्रकार से सर्वोपरि है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये क्लियर होगी, जब इधर के लोगों को रोकता है तो ये रुक जाते हैं और ये आना जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, एक ट्रैफिक पुलिस की बात प्रकृति है और जो आ जा रही जनता होती है वो क्या है, वो मनुष्य है। ओके, क्लियर होगी बातें। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी समझ क्या है भाई, अगला प्रश्न देखिएगा, तो रुको एंड जाओ सिद्धांत के प्रणेता कौन है भाई, रुको और जाओ सिद्धांत के प्रणेता हैं आपके ग्रिफिथ टेलर। कौन है, ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन क्या, ये प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रासंभववाद की संकल्पना किसने दी है। प्रासंभववाद की संकल्पना किसने दी भाई, तो H.K. स्पेट महोदय ने ये संभावना प्रस्तुत करी है। ठीक है, ये प्रसंभावनावाद किसने दी है, प्रसंभावनावाद या प्रसंभाव्यवाद प्रासंभाव्यवाद की संकल्पना देने वाले विद्वान हैं OH.K. स्पेट महोदय। ओके,
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 20वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। निश्चयवाद की विचारधारा को किसने प्रतिपादित किया? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। निश्चयवाद की जो विचारधारा है उसको किसने प्रतिपादित किया भैया? तो निश्चयवाद की विचारधारा को प्रतिपादित करने वाले विद्वान है फ्रेडरिक रेटजल, ठीक है, मानव भूगोल के पिता। तो ये करेक्ट है आपका होगा। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा निश्चयवाद के विचारधारा को किसने प्रतिपादित किया? तो रेटजल ने प्रतिपादित किया। आपसे पूछेगा रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रणेता कौन है? तो ये ग्रिफिथ टेलर है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा उसका बदला हुआ रूप है निश्चयवाद का। आगे देखेंगे, निश्चयवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? रेटजल ने किया, फ्रेडरिक। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 21 नंबर प्रश्न है। वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा किस भूगोल के संप्रदाय से संबंधित है? वातावरण निश्चयवाद की जो विचारधारा है वो किस भूगोल के संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जो है जर्मन संप्रदाय से संबंधित है। किससे? जर्मन संप्रदाय से संबंध रखती है। भूगोल के जो जर्मन संप्रदाय उससे आपसे इसका आपका यही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न वन लाइनर प्रश्न है। ओके, प्रश्न क्या है कि विडाल डिला ब्लास से कौन सी संकल्पना संबंधित है? विडाल डिला ब्लास से कौन सी संकल्पना संबंधित है भाई? तो संभववाद जो है विडाल डिला ब्लास से जो है संबंधित है। विडाल डिला ब्लास या वार्डर डिला ब्लास जो है इनसे संबंधित कौन सी संभववाद? ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो यही होगा आपका। ओके, तो ऑप्शन में दिया जाएगा तो उस हिसाब से करिएगा आप। अगला प्रश्न 23वां नंबर प्रश्न है। कुमारी सैंपुल किसकी शिष्या थी भाई? तो मैंने बताया था ये रेटजल की शिष्या थी। कहाँ की थी? अमेरिका की थी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आइए आपके समक्ष जो है 24वां नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि जियोग्राफी इन जो है 20th सेंचुरी, जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी इस पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं टेलर, ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इस पुस्तक को लिखा। कौन सी पुस्तक है? जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, इसको देखें। प्रश्न क्या दिया हुआ है? 25 नंबर प्रश्न। रिवीजन आपका हो रहा है बड़े अच्छे तरीके से। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। प्रश्न है कि कहीं कोई अनिवार्यता नहीं, सर्वत्र संभावनाएं हैं। कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं। तो कहीं कोई अनिवार्यता नहीं, सर्वत्र संभावनाएं, इस विचार को दिया था किसने? तो ये भूगोल विज्ञान मतलब भूगोलवेत्ता है एक, उनका नाम है फेब्रे। तो फेब्रे महोदय ने ये कहा था कि कहीं कोई अनिवार्यता नहीं, सर्वत्र संभावनाएं होती हैं। संभावनाएं होती हैं, उन्हीं संभावनाओं के हिसाब से, जैसे प्रकृति जो होती है वो संभावनाएं प्रदान करती है। प्रकृति जो होती है वो संभावनाएं प्रदान करती है। अब उन संभावनाओं का उपयोग मनुष्य जो होता है वो अपने दिमाग के हिसाब से किस प्रकार से करता है, ये प्रकृति ने मनुष्य पर छोड़ा है। यानी कि जो एक प्रकार से संभववाद होता है, प्रकृति ने क्या करा है? आपको संभावनाएं प्रदान की दी है। यानी कि आपको खेत दे दिया, मान लेते हैं आपको संसाधन दे दिया है। अब उन संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से करते हो, किस भांति आप उन संसाधनों का उपयोग करते हो, ये आप पर डिनोट करता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। इसकी बात को फेब्रे समर्थन करते हैं और कहते हैं कि कहीं कोई अनिवार्यता नहीं कि आप यही चीज करो कि खेत आपको मिला है तो आप गेहूं बो, आप उस खेत में धान भी बो सकते हो, आप गन्ना भी बो सकते हो, आप उसमें सरसों खेती कर सकते हो, आप तंबाकू भी बो सकते हो, आप इसी प्रकार से घुइया बो सकते हो यानी अरबी बो सकते हो, आलू की खेती कर सकते हो, या एक प्रकार से गंजी की खेती कर सकते हो, कुछ भी आप बो सकते हो, चना बो सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस खेत में मिर्चा उगाओगे या फिर आम उगाओगे। ओके, लेकिन खेत किसने दिया? प्रकृति ने दिया। तो यही बात फेब्रे कह रहे हैं कि कहीं कोई अनिवार्यता नहीं होती है, सर्वत्र संभावनाएं होती हैं। यानी संभावनाएं हमको प्राप्त होती हैं। अब ये अनिवार्यता नहीं कि आप उन प्रकृति की जो संभावनाएं हैं उनका उपयोग कैसे करेंगे, ये डिनोट प्रकृति स्वयं नहीं करती है, ये डिनोट आप पर छोड़ती है कि आप उस उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कैसे करते हो। ये आप पर डिपेंड करता है। यानी कि प्रकृति केवल संभावनाएं प्रदान करती है और मनुष्य उन प्रकृति के जो प्राप्त मतलब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो संभावनाएं हैं उनका उपयोग अपने हिसाब से करता है। ये फेब्रे महोदय का विचार रहा है, तो ये आप समझ लीजिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 26 नंबर। क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो क्रियाशीलता का सिद्धांत जीन्स ब्रूंस महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? जीन्स ब्रूंस। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जीन्स ब्रूंस ने प्रतिपादित किया। आपसे पूछेगा मेरे प्यारे दोस्तों पार्थिविकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो फ्रेडरिक रेटजल ने प्रतिपादित किया। आगे देखिए,
अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। हमारे चारों ओर जितनी वस्तुएं हैं वे सब परिवर्तनशील हैं, यह कथन किसका है? हमारे चारों ओर जितनी वस्तुएं हैं वे सब परिवर्तनशील हैं, यह कथन किसका है भाई? तो इस कथन को कहा था जीन्स ब्रूंस ने। ऑप्शन नंबर इसका जो ऑप्शन नंबर क्या यही होगा आपका, ब्रूंस, जीन्स ब्रूंस ने। तो हमारे चारों ओर जितनी वस्तुएं हैं वे सब परिवर्तनशील हैं। हमारे चारों तरफ की वस्तुएं सारी परिवर्तनशील हैं। नैनम छिदन शस्त्राणी नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। आपको बता दूं कि आत्मा केवल अजर, अमर और अविनाशी है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। केवल मतलब हर चीज़ एक रूप से, जैसे कि लकड़ी को जलाओगे तो राख बनेगी, आपको पता ही है। इसी प्रकार से आप देखेंगे लोहे को जलाओगे या सोने को जलाओगे तो और चमकने लगेगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखेंगे, यानी परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। कहने का मतलब यह है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जीन्स ब्रूंस जो हैं भूगोलवेत्ता, वो कहते हैं कि हमारे चारों तरफा जो वस्तुएं हमको प्राप्त हैं, दिखाई पड़ती हैं, वे सब परिवर्तनशील हैं, वो सब नश्वर हैं। केवल एक चीज़ अजर, अमर और अविनाशी है। ये बात ब्रूंस ने नहीं कही थी, ये गीता का श्लोक है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। अर्थात नयन, नैनम माने आत्मा, यानी आत्मा अजर है, यानी कभी बुढ़ी नहीं होती है, कभी बुढ़ापा आत्मे को कभी जर्जर अवस्था में नहीं आती है। नैनम छिदन शस्त्राणि, तो मैंने क्या बताया? नैनम छिदन शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चयन्ते क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। यानी नैन जो होती है, आत्मा होती है, वो कैसी है? अजर है, अमर है, अविनाशी है। वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन वो कभी नष्ट नहीं हो सकती है। बाकी जितनी वस्तुएं हैं वो नश्वर हैं, कभी भी किसी भी क्षण एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित भी हो सकती हैं और नष्ट भी हो सकती हैं। सारी की सारी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं। इस बात को कहा किसने? जीन्स ब्रूंस ने कहा। अच्छा, इस श्लोक का मतलब क्या है, इसको मैं समझा दूँ आपको। इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि कहेंगे कि ये देखिए पेपर है मेरा कल और आज ये ज्ञान बता रहे हैं। तो ज्ञान नहीं भैया, जीवन का वास्तविक सत्य है। आप लोग इसको नहीं जानोगे तो फिर एक प्रकार से पढ़ने का एक ही मकसद नहीं कि आपकी परीक्षा निकलवानी है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा इसको। 2-3 डिसलाइक अगर आपको मारना चाहते हैं, कोई व्यक्ति है कोई, तो मार दीजिएगा, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं। बाकी मेरे लाइक करने के जो छात्र हैं हमारे हैं, वो लाइक करके मेरा एक प्रकार से जो है प्रेरणा मुझे देते हैं, लगातार प्रेरणा देते हैं और मैं आगे बढ़ता रहूँगा। और मार्ग में बाधाएं आती रहेंगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो क्या करो? सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो तो कहाँ से निकल चलो? बगल से निकल चलो, दूसरा मार्ग बदल दो। जरूरी नहीं कि पहाड़ पे चढ़ के हमको जाना है, बस सिंपल सा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो बगल से निकल चलो। क्या दिक्कत है? क्या करे पहाड़ पर चढ़े जाबू? और नहीं, अगर ज़्यादा शौक है पहाड़े पर चढ़ाई तो जाओ पहाड़े चढ़ो, हिमालय चढ़ के जो है रिकॉर्ड बनाओ, बाइक सामने चला जाबो, जब पी ले चलें। अच्छा देहाती भाषा में इसे गाँव में बोला जाता है। हमारे पिता जी ऐसे बताते हैं सही तरीके से कि जैसे कि सांप का सांप नहीं कहोगे, ट्रेन को ट्रेन नहीं कहोगे, एक दिन सांप को रस्सी समझ पकड़ लोगे। और सांप एक सांप ना कहबू, लाठी लाठी ना कहबू, तो एक दिन का हुए काट ले, काम खत्म हो करे बात। इस प्रकार से हालांकि चले। तो नैनम छिदन शस्त्राणि, नैन यानी आत्मा को न तो शस्त्रों के द्वारा भेजा जा सकता है। नैनम दहति पावकः, न तो जो है दहति माने जलाना, पावका माने होता है आग से। किसको? नैन को, यानी आत्मा को आग से जलाया भी नहीं जा सकता है। इसके अलावा नैनम छिदन शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, यानी कि नैनों को मतलब आत्मा को न तो शस्त्रों के द्वारा भेजा जा सकता है और न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः, ना तो इसको जल के द्वारा गीला किया जा सकता है यानी कि बहाया जा सकता है, ना तो इसको वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है, या फिर एक प्रकार से इसको कुछ भी किया जा सकता है। तो नयन यानी आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आगे देखते हैं। जीन्स ब्रूंस कहते हैं कि हमारे चारों तरफ जितनी वस्तुएं हैं वे सब क्या हैं? वे सब मेरे प्यारे दोस्तों परिवर्तनशील हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ज्ञान की बात मैं नहीं बताऊंगा, अब आगे मैं आपके प्रश्नों के बारे में बता रहा हूँ। हालांकि थोड़ा समय आपका 1-2 मिनट लिया होगा हमने। चले, अगला प्रश्न है, सौर शक्ति किस प्रकार की शक्ति भैया? सौर शक्ति किस प्रकार की शक्ति है? तो सौर शक्ति एक भौतिक शक्ति। कैसी शक्ति है? सौर शक्ति एक भौतिक शक्ति है। ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे कि सौर शक्ति है तो आप बताएंगे भौतिक शक्ति। 29 नंबर प्रश्न है, मानव जाति का पालना, मानव जाति का पालना किस जलवायु को कहा जाता है? तो मानव जाति का जो पालना है वो मध्य एशिया की जो जलवायु होती है, मध्य एशिया यानी कि बीच की जो एशिया है, तो बीच एशिया की जो जलवायु होती है
उसकी जलवायु को यानी कि मध्य एशिया की जलवायु को हम क्या बोलते हैं? मानव जाति का पालना बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट में से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जरूर आएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, पार्थिविकता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भैया? तो कौन है पार्थिविकता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो भाई ये पार्थिविकता के सिद्धांत के प्रतिपादक हमबोल्ट भी रहे हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। हमबोल्ट भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे रेटजल का भी नाम कहीं कहीं पर आपको मिलेगा। तो आप दोनों में से किसी एक के बारे में बता सकते हो, रेटजल या फिर पार्थिविकता के सिद्धांत को वान हमबोल्ट। लेकिन प्रतिपादन, अच्छा पार्थिविकता सिद्धांत की विवेचना पूछेगा, अगर पार्थिविकता सिद्धांत की विवेचना पूछे तो आप रेटजल मारिएगा। अगर प्रतिपादक पूछा कि पार्थिविकता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, उसके प्रतिपादक कौन है, तो क्या बताएंगे? हमबोल्ट बताइएगा। दो बात ध्यान रखिएगा, पार्थिविकता सिद्धांत की विवेचना किसने करी? तो किसने करी? फ्रेडरिक रेटजल ने करी। अगर आपसे पूछेगा पार्थिविकता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वान हमबोल्ट है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है, क्रियाशीलता के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ब्रूंस है। जीन्स ब्रूंस जो हैं ये क्रियाशीलता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब जो है इकाई 3 पर हम पहुँचते हैं। इकाई 3 में देखिएगा कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इकाई 3 का नाम क्या है आपके। इकाई 3 के नाम क्या है? इकाई 3 में हमको क्या पढ़ना है? जनसंख्या का वितरण और विश्व का पैटर्न कैसा जनसंख्या के हिसाब से, वैश्विक प्रवास के कारण कौन कौन से होते हैं, उसका परिणाम क्या है, अधिक जनसंख्या और कम जनसंख्या की अवधारणा क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ओके, चले हम देखते हैं। प्रश्न आपके समक्ष है कि यूरोप में सघन जनसंख्या की पेटी कहाँ पर स्थित है? सघन माने होता है गजीन, गजीन माने होता है बहुत ज़्यादा जनसंख्या जहाँ पर रहती है, कम स्थान पर ज़्यादा जनसंख्या रहती है तो उसको सघन जनसंख्या, ज़्यादा स्थान पर कम जनसंख्या रहती है तो उसको विरल जनसंख्या कहा जाता है। ठीक है, तो यूरोप में सघन जनसंख्या की पेटी जो है वो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में विस्तृत है। अच्छा, अक्षांश और ये आपको नहीं समझ में आ गया, देशांतर नहीं समझ में आ रहा तो उसको मैं एक मिनट में समझा दूँ। जो रेखाएं होती हैं, मान लेते हैं पृथ्वी है। अच्छा, पृथ्वी ऐसी गोल नहीं, पृथ्वी जियाड़, पृथ्वी का आकार कैसा है? जियाड़ आकार है। आपको मैं प्रथम सेमेस्टर में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, भौतिक भूगोल में मैंने पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझाया होगा, यानी पृथ्वी की संरचना बताई होगी। ठीक है, पृथ्वी जियाब आकार है, यानी कि जियाड आकार है। अंग्रेजी में जियाड, हिंदी में जियाब आकार है, यानी कि ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन फिर भी मैं गोल बना रहा हूँ। देखें यहाँ पर ये मान लेते हैं, ये रेखा कौन सी होती है? ये रेखा 0 डिग्री अक्षांश है, यानी कि जो पृथ्वी पर ये देखिए उत्तर, ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऐसी रेखा जो कि ध्रुवों के समानांतर, ध्रुवों की क्या होती है? ध्रुवों को नहीं मिलाती है, ध्रुवों को नहीं मिलाती है। या आप देखेंगे ये एक प्रकार से क्या होती है, इस प्रकार से जो रेखाएं होती हैं, इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रकार की रेखा अक्षांश रेखा, और जो इस प्रकार से यानी कि उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव पर रेखाएं आती हैं, इस प्रकार से रेखाएं जो आती हैं, ये रेखा जो होती है पृथ्वी पर, ये काल्पनिक रेखाएं, सभी की सभी रेखाएं कैसी होती हैं? ये सभी की सभी रेखाएं काल्पनिक होती हैं। और ये जो रेखाएं होती हैं पृथ्वी पर जो खींची जाती हैं लंबी लंबी वाली, यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसको देशांतर रेखा कहते हैं। ओके, और जो ऐसी रेखा जो कि एक प्रकार से इस प्रकार चलती है, गोल गोल डिवाइड होती है इस प्रकार से, ये पश्चिम से पूरब, मतलब कि पूरब से पश्चिम वाली, उसको क्या बोलते हैं? ओके, वो होती हैं अक्षांश रेखाएं। अब देखेंगे प्रश्न क्या आपसे कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि यूरोप में सघन जनसंख्या कहाँ पर रहती है। तो 0 डिग्री अक्षांश ये हो गया आपका, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोल रहा है, तो ये जो है ये उत्तरी अक्षांश है और ये दक्षिणी अक्षांश है। क्योंकि जब भी नक्शा देखें तो उत्तर आपका उत्तर होता है, मतलब ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो उत्तरी अक्षांश में बात कर रहा है तो 45 डिग्री, देखिए 23 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा है, 23 डिग्री नीचे मकर रेखा है। ठीक है, तो कर्क रेखा से ऊपर आप पड़ेगा 23 के बाद में यहाँ पर 45 डिग्री के आसपास इधर पड़ेगा यहाँ पर। ओके, 45 डिग्री के से लेकर के 55 डिग्री, यानी कि ये इतना जो आबादी है यहाँ की, ये वाली जो आबादी यहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा में, और चूँकि यूरोप इसी पर आपका पड़ता है, यहीं पर यूरोप पड़ता है। यहाँ पर कहाँ पर यूरोप आपका कहाँ पर पड़ता है? यहीं पर आपका यूरोप पड़ता है। ओके, यहीं पर आपका यूरोप पड़ता है। ठीक है, इधर यहीं पर आपका यूरोप पड़ता है। ओके, तो इसीलिए इसी जो पेटी है यहाँ की यूरोप की, इस पेटी में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। इस पेटी में 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो एरिया होता है, इस एरिया में यूरोप में सघन जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न,
अगला प्रश्न आपके समक्ष है, किस अक्षांशीय कटिबंध को जनसंख्या की गुत्थी कहा जाता है? तो 20 से लेकर के 40 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है, इस कटिबंध को जनसंख्या की गुत्थी कहा जाता है। यहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा में आप देखेंगे निवास करती हैं 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास। ओके, भारत देश जो है अपना, भारत देश जो है इसी श्रेणी में आता है। जो उत्तर प्रदेश वगैरह है ये 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में ही पड़ता है। पाकिस्तान भी इसी के बीच में पड़ता है, आप देखेंगे चाइना के कुछ इलाके भी इसी क्षेत्र में पड़ते हैं। तो ये जो है एक प्रकार जनसंख्या की गुत्थी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास करती है। अगला प्रश्न देखिएगा, अमेजन बेसिन में, अमेजन एक नदी है और बेसिन माने उसकी घाटी, तो अमेजन बेसिन में विरल जनसंख्या घनत्व यानी विरल मतलब कि कम जनसंख्या घनत्व के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? अमेजन की नदी की जो घाटी होती है या जो बेसिन है उसकी, यानी जो उसके नदी के किनारे जो होते हैं तो वो एक प्रकार से तट कहे जाते हैं, लेकिन तट से जो अलग इलाके होते हैं जो उसके बीच का इलाका हुआ, या एक प्रकार से उनकी जो सहायक नदियाँ होती हैं नदियों की, उनके बीच के जो इलाके होते हैं उनको बेसिन बोला था खास करके। तो अमेजन बेसिन में विरल जनसंख्या निवास करती है। सबसे पहली बात जानिए, तो अमेजन बेसिन में विरल जनसंख्या घनत्व के लिए उच्चतम तापमान और आर्द्रता उत्तरदायी है। क्योंकि आर्द्रता वहाँ पर आप देखेंगे अमेजन बेसिन में ज़्यादा ही होती है, बारिश खूब ज़्यादा होती है, गर्मी खूब ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर, इसीलिए ज़्यादा तापमान होता है। क्योंकि बारिश क्यों होती है? अधिक तापमान होगा, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, उसी दिन आंधी पानी आता है। गांव में कहते हैं कि आज बहुत ज़्यादा उमस ही और पानी बरसे, 100% बरसे पानी, मन को दुई राय नहीं है। गाँव वगैरह में बूढ़ा बूढ़ा बतुआते हैं कि नहीं बतुआते? बात करते हैं ना, बिल्कुल बात करते हैं। तो वही समझो कि जब गर्मी ज़्यादा होगी या फिर जिस एरिया में जिस अक्षांशों पर सूर्य लंबवत चमकता है, सूर्य की किरणें वहाँ के वातावरण को गर्म करती हैं। गर्म वातावरण में जो उसके संपर्क में आने वाली जो हवाएं होती हैं वो भी गर्म होती हैं, और गर्म हवाएं चूँकि हल्की होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और जो गर्म हवाएं हल्की होती हैं, और जब गर्म हवाएं हल्की होती हैं इसीलिए वो ऊपर उठती हैं। क्योंकि जो हल्की चीज़ें होती हैं वो ऊपर उठती हैं, जो ठंडी चीज़ें होती हैं नीचे गिरती हैं। यानी कि जो गरु होगा, जो वज़न जिसका ज़्यादा होगा वो नीचे आएगी, जिसका वज़न कम होगा वो ऊपर जाएगी। तो गर्म हवाएं चूँकि हल्की होती हैं इसीलिए ऊपर जाती हैं। ऊपर कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर क्या होता है, ऊपर एरिया में आप देखेंगे तो क्या होता है, ठंड। जैसे जैसे आप ऊपरी इलाके में जाते जाएंगे ठंडक बढ़ती जाएगी, तापमान गिरता जाएगा, तापमान गिरता जाएगा। और जब वो गर्म हवाएं ऊपर उठती जाती हैं तो जब वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पर ठंडा वातावरण है, तो वहाँ की ठंडी वातावरण होने के साथ साथ उसी के संपर्क में आने वाली हवाएं ठंडी हो जाती हैं, और जो नीचे से गर्म हवाएं जाती हैं वो ऊपर ठंडी हवाओं से मिलती हैं। और जब ठंडी हवाओं से ये गर्म और ठंडी हवाएं मिलती हैं तो एक क्रिया होती है, उस क्रिया को संघनन कहा जाता है। संघनन की क्रिया के हिसाब से ओस की यानी कि जल की बूंदें बनती हैं, और उन्हीं बूंदें जब बूंदें ज़्यादा बन जाती हैं और उसी कारण से क्या होता है, बादल का निर्माण होता है। बादलों में बूंदें जो होती हैं उन्हीं बादलों के कारण से ही बनती हैं। और क्या होता है, जब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है उसके अंडर में, उसके जो है रडार में, अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वहाँ तक खींच रहा है उस बूंदों को, अगर उसके रडार में आ गया पृथ्वी के, तो पानी को खींचेगा पृथ्वी। और इसीलिए देखेंगे कि बादलों से पानी निकल करके और बरसना प्रारंभ कर देता है। आप देखते होंगे पानी बरसने से पहले बादल उड़ते हैं, काले काले बादल, तो काले बादलों में पानी अधिक होता है, क्योंकि संघनन के क्रिया के द्वारा पानी बनता है मेरे प्यारे दोस्तों। और वही पानी जो वाष्प के द्वारा ऊपर उठता है, गर्म वातावरण होता है, तो जो समुद्र के जल हैं, जो नदियों के जल हैं, जो झीलों के जल हैं, जो तालाबों के जल हैं, जो जल भराव की जो समस्या उत्पन्न करने वाले जो गड्ढे हैं उनके जल वो ऊपर उठते हैं सूख सूख करके, और इसीलिए पानी बरसता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये बात ध्यान रखिएगा। तो चूँकि जहाँ पर तापमान उच्च होगा वहाँ की आर्द्रता भी क्या होती है, तो कहीं कहीं पर आर्द्रता कम होती है, लेकिन फिर भी अमेजन बेसिन जो होता है, अमेजन के जो जंगल हैं, अमेजन नदी के आसपास के जो जंगल हैं उनको अमेजन बेसिन कहते हैं। 20% दुनिया का 20% ऑक्सीजन केवल और केवल अमेजन के जो जंगल हैं वहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और 20% अकेले चाइना खा लेते हैं पूरा ऑक्सीजन, 20% अकेले चाइना जो है वो सोख लेता है, और 20% अकेले अमेजन बेसिन से मिलता है। अब सोचो अगला प्रश्न देखिएगा, जो है अंकगणितीय घनत्व कैसे निकाला जाता है भाई? तो अंकगणितीय घनत्व का निकालने का सूत्र क्या है? अंकगणितीय घनत्व निकालने के लिए बराबर होता है कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल। तो कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल जो होता है वही होता है। तो कैसे निकलेगा? अंकगणितीय घनत्व निकालने के लिए कुल जनसंख्या को भाग देना पड़ेगा कुल क्षेत्रफल से, निकल आएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है भारत और बांग्लादेश किस अवस्था के देश हैं। भारत और बांग्लादेश जो हैं ये द्वितीय अवस्था के देश माने जाते हैं। कितने अवस्था के? द्वितीय अवस्था के देश है बांग्ला और भारत, भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है अफ्रीका में सबसे घनी जनसंख्या कहाँ पर मिलती है। नील नदी जो है उसके जो डेल्टा यानी डेल्टा समझ नदियाँ जब बहती हैं तो उनके जो एक प्रकार से ये होता है कि नदियाँ जब बहती हैं तो उनका जो अपने साथ जो मलबा लाती हैं वो मार्ग में बाधक बनते हैं और इसके कारण से नदियाँ अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती हैं और उन्हीं के बीच में जो है एरिया होती है उसी को डेल्टा कहा जाता है। तो इस प्रकार से डेल्टा का निर्माण होता है। तो जो नील नदी का डेल्टा है अफ्रीका में, चूँकि नील नदी बहती सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी लंबी मतलब कि दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। दुनिया की सबसे ज़्यादा जल धारण करने के हिसाब से नदी की बात किया है तो वो अमेजन नदी है। ओके, अमेजन नदी आपकी ब्राज़ील में आप देखेंगे, ब्राज़ील मतलब कि अब दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसी में पड़ती है आपकी जो है अमेजन नदी। ओके, तो अफ्रीका की सबसे घनी जनसंख्या वाली जो नदी है या उसकी जो डेल्टा नील नदी का जो डेल्टा उसी में पाई जाती है। अगला प्रश्न 38 नंबर, विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है। तो चाइना सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, दूसरे नंबर पर भारत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके समक्ष कौन सा भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न 39 नंबर, 5000 ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो 5000 ईसा पूर्व की जो विश्व की जनसंख्या थी लगभग 50 से 20 मतलब कि 50 से 200 लाख के आसपास जो है विश्व की जनसंख्या मानी जाती है 500 ईसा पूर्व। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है और आज देखिए कितना बढ़ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं। तो जब एक राष्ट्र के लोग दूसरे राष्ट्र में चले जाते हैं तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। ओके, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसे कहा जाता है। जब एक राष्ट्र के लोग दूसरे राष्ट्र में चले जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। राष्ट्रीय प्रवास जब एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत में चले जाते हैं तो उसको राष्ट्रीय प्रवास। इसी प्रकार से जब एक गांव के लोग जो है दूसरे गांव में चले जाते हैं तो उसको अंतर जो है गांव प्रयास मतलब कि अंतरग्राम प्रवास बोला जाता है या अंतरग्राम समाज बोले, अंतर समाज। अगला प्रश्न देखिएगा, काल पक्ष के अनुसार प्रवास कितने प्रकार का होता है। तो काल पक्ष के अनुसार जो प्रवास होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो दीर्घकालीन प्रवास होता है, बहुत देर के लिए, फिर बहुत ज़्यादा समय के लिए चले जाए कोई व्यक्ति। एक मौसमी प्रवास यानी कि मौसम आया, बाढ़ आई, बाढ़ की वजह से लोग प्रवास हो गए, तो एक तो मौसमी प्रवास हो गया। एक दैनिक प्रवास यानी कि एक दिन में गए और एक दिन के हिसाब से प्रवास चले गए। तो एक प्रकार से काल पक्ष यानी समय के हिसाब से प्रवास 3 प्रकार का होता है। एक ज़्यादा प्रवास मतलब कि एक प्रकार से बहुत ज़्यादा समय के लिए कहीं पर चले जाना, एक मौसम के हिसाब से यानी कि एक मौसम के लिए कहीं पर चले जाना दूसरे मौसम, और एक दैनिक प्रवास यानी कि एक दिन के लिए प्रवास कर देना। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, मानव प्रवास का मुख्य प्रभाव क्या है। तो मानव प्रवास का मुख्य प्रभाव जनसंख्या भार है। क्या है? जनसंख्या भार। जनसंख्या भार के कारण से ही मानव प्रवास होता है, मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आदर्श जनसंख्या की अवधारणा किस विद्वान ने प्रस्तुत की है। तो आदर्श जनसंख्या की अवधारणा एडविन केनन महोदय ने प्रस्तुत की। किसने करी है? एडविन केनन ने। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, जनसंख्या की न्यून प्रतिस्थापना दर निम्न में से किस वर्ग में आती है। तो किस वर्ग में आती है भैया? जनाधिक्य वर्ग में आती है। जनसंख्या की न्यून प्रतिस्थापना दर सकल जनाधिक्य वर्ग में आती है, सकल जनाधिक्य वर्ग में मिलती है। अगला प्रश्न देखिएगा, डाल्टन महोदय के अनुसार या डाल्टन महोदय ने अनुकूलतम जनसंख्या का कौन सा सूत्र दिया है। यम बराबर A-O/O। ये जो है एक सूत्र होता है डाल्टन महोदय के अनुसार, अनुकूलतम जनसंख्या, ये सूत्र होता है अनुकूलतम जनसंख्या का। एग्जाम में पूछेगा, बता दीजिए। अगला प्रश्न है, क्लार्क महोदय ने जनाधिक्य के कितने प्रकार बताए हैं। तो क्लार्क महोदय ने जनाधिक्य कितने प्रकार बताए भैया। तो क्लार्क महोदय ने जनाधिक्य के 2 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। अगला प्रश्न देखिएगा, एग्जाम में पूछे क्लार्क ने जनाधिक्य कितने प्रकार बताए, तो 2 प्रकार। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की न्यून प्रतिस्थापन दर किस वर्ग में मिलती है। तो सकल जनाधिक्य में जनसंख्या की न्यूनतम प्रतिस्थापन दर मिलती है। ओके, अभी इसको थोड़े पहले इसको मैंने बताया था। अगला प्रश्न, जनाधिक्य किसे कहते हैं। तो अनुकूलतम जनसंख्या के में धनात्मक वृद्धि को जनाधिक्य कहते हैं, यानी कि जब एक जनसंख्या जो कि सुटेबल है, अनुकूल है, ठीक है, जब उस अनुकूल जनसंख्या यानी कि 100 जनसंख्या किसी राष्ट्र के लिए अनुकूल है, ठीक है, जब उसमें क्या होता है 105 जनसंख्या हो जाए या 110 जनसंख्या हो जाए, यानी कि उसमें वृद्धि होने लगे, कल को 120 हो जाए जनसंख्या, तो जनाधिक्य होती है। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेज भारतीयों को मजदूरों के रूप में अफ्रीका का ले गए, यह कौन सा प्रवसन कहा जाएगा। यानी उक्त स्थानांतरण को बलात् प्रवसन कहा जाएगा। यानी जब क्या होता है कि जो है मजदूरी के लिए जो है किसी देश दूसरे देश से हम किसी दूसरे देश में जो है जनसंख्या का प्रवाह करते हैं, जनसंख्या को भेजते हैं, तो वो क्या होता है, वो बलात् प्रवसन होता है, ज़बरदस्ती। ओके, बलात् माने ज़बरदस्ती। अगला प्रश्न क्या है, अंत क्षेत्रीय प्रवास किसके बीच में होता है। तो अंत क्षेत्रीय प्रवास जो होता है नगर से उपनगरीय क्षेत्र की ओर होता है, उसको अंत क्षेत्रीय प्रवास कहते हैं।
अगला प्रश्न है बेन ड्रेन नामक संज्ञा किस प्रवास को दी जाती है? स्वतंत्र एवं संगठित प्रवास को बेन ड्रेन की संज्ञा दी जाती है। बेन ड्रेन क्या है? स्वतंत्र एवं संगठित प्रवास। ओके, आगे देखते हैं अगला जो इकाई है आपकी, वो इकाई का नाम क्या है? अगली इकाई है चौथी इकाई। चौथी इकाई का क्या नाम है भाई? इसके अंतर्गत मानव बस्तियों के बारे में, मानव बस्तियों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके प्रकार कौन कौन से, ग्रामीण बस्तियाँ, शहरी बस्तियाँ, उनकी विशेषताएं, घर के प्रकार कैसे, उनका वितरण कैसे, इन सभी के बारे में जानते हैं। प्रश्न क्या है? त्रिभुजाकार बस्तियों का प्रतिरूप कहाँ पर मिलता है? त्रिभुजाकार बस्तियों का प्रतिरूप जो होता है नदियों के संगम पर मिलता है, जहाँ पर नदियाँ आपस में आकर के इधर से एक नदी मिली, इधर से आकर के मिली और इधर से आकर के एक नदी मिल गई, एक प्रकार से क्या होगा? त्रिभुजाकार जो है एक प्रकार से क्या बना? त्रिभुजाकार बन गया कि नहीं बन गया? त्रिभुजाकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नदी निवास करेंगी, यहाँ पर जनसंख्या निवास करेंगी, त्रिभुजाकार प्रतिरूप हो गया। तो ये बस्ती कैसी? त्रिभुजाकार बस्तियों का जो एक प्रकार से प्रतिरूप होता है वो नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं आपस में उस स्थान पर होता है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है किन क्षेत्रों में मकानों की छतें अधिक ढाल युक्त मिलती हैं? तो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मकानों की जो छतें होती हैं उसमें तीव्र ढाल बनाया था ताकि पानी जो होता है बारिश का जल्दी ही क्या हो जाए? निकल जाए। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा 54 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपके समझ दिया हुआ है कि नगरों के वर्गीकरण का सबसे उपयुक्त आधार कौन सा है? सबसे जो है उपयुक्त आधार जो है वो क्या है भाई? नगरों के वर्गीकरण को सबसे उपयुक्त आधार क्या है? कार्य होता है, कार्य, यानी लोग वहाँ पर काम करने में ज़्यादा बिजी रहते हैं। अगला प्रश्न है चेन्नई नगर का प्रतिरूप कैसा है? चेन्नई नगर का प्रतिरूप जो है चौक पट्टी जैसा, कैसा है? चौक पट्टी जैसा है चेन्नई नगर का प्रतिरूप। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर, भारत के किस प्रदेश में संहत बस्तियाँ जो है मिलती हैं? तो गंगा मैदान में आप देखेंगे वहाँ पर संहत बस्तियाँ जो है आपको मिलेगी गंगा के मैदान में। अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है रैखिक बस्तियों का प्रतिरूप कहाँ पर मिलता है भाई? तो सड़क के किनारे आप देखेंगे, जैसे कि कोई चौराहा है तो चौराहा किनारे किनारे आप देखेंगे यहाँ पर दुकान है, यहाँ पर घर है, दुकान है, घर है, दुकान है, घर है, इस प्रकार से। और इसी रोड के किनारे भी, तो रोड के किनारे किनारे जो बस्तियाँ बस्ती हैं एक सीधी रेखा में बस्ती हैं। बाजारों वजारों में आप देखते हैं सीधी रेखा में बस्ती हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? एक जो है ये रेखिक बस्तियाँ होती हैं। नदी किनारे नदियाँ बह रही है उसके किनारे किनारे लोग बसते चले जाते हैं, तो एक प्रकार से रेखीय होता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए तो रैखिक बस्तियों का प्रतिरूप नदियों और सड़कों के किनारे मिलता है। अगला प्रश्न 58 नंबर, महानदी गोदावरी कृष्णा नदियों के डेल्टाओं पर किस प्रकार के प्रतिरूप मिलते हैं? किस प्रकार के प्रतिरूप के गांव मिलते हैं महानदी गोदावरी कृष्णा नदियों में? तो भाई डेल्टा नदियों की डेल्टाओं पर आप देखेंगे तो पंखा प्रतिरूप के गाँव मिलते हैं। किस प्रकार के? पंखा की भांति। ओके, क्योंकि नदियों का जो डेल्टा होता है वो ऐसे फैला हुआ होता है पंखा की भांति। ऐसे देखिए पंखा भी ऐसे होता है, 3-4 छतरी बनी होती है, तो यहाँ पर से फैला तो पंखा के आकार का, और उन्हीं धाराओं के किनारे किनारे बसे चले जाते हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं ये धारा बही, इस धारा किनारे किनारे जो है लोग बसना प्रारंभ कर गए, यहाँ पर बस गए। ये धारा है, इस धारा किनारे किनारे बस गए। ठीक है, ये पंखा प्रतिरूप। ये धारा किनारे किनारे बस गए, ये पंखा प्रतिरूप हो गया। आगे देखते हैं 59 नंबर प्रश्न है दिल्ली और उसके आसपास किस प्रकार का ग्रामीण अधिवास मिलता है? तो भाई जो है प्राविकीर्ण अधिवास दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है। कैसा? प्राविकीर्ण अधिवास। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है सुरक्षा की दृष्टि से किले कहाँ बसे होते थे? सुरक्षा की दृष्टि से किले कहाँ पर बसे होते थे भाई? जलापूर्ति वाले, जहाँ पर जल की पूर्ति हो जाए उन्हीं स्थानों पर किले बनाए जाते थे ताकि जल उपलब्ध हो पाए। तो आप देखते हैं जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हुई हैं वो सारी की सारी प्राचीन सभ्यताएं नदियों किनारे या फिर जो है कहीं ना कहीं पे आप देखें जहाँ पर जल की सुविधा उपलब्ध होती है उन्हीं के किनारे, यानी कि पेय योग्य जल या फिर उनके उपयोग के लिए जल जहाँ पर उपस्थित होता है वहीं पर लोग जो है बसना प्रारंभ करते थे पहले। और आज भी ऐसी स्थिति, जहाँ पर जल ही नहीं रहेगा वहाँ पर लोग कैसे जीवन यापन करेंगे, क्योंकि जलम जीवनम, जल ही जीवन है। 61 नंबर प्रश्न है ढलवा छत के मकान। ढलवा छत के मकान अधिकतर कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर ढलवा छत। ढलवा छत माने होता है बहुत तीव्र ढाल, यानी इस प्रकार के जो छत होते हैं, इस प्रकार के तो एकदम से तीव्र ढाल है। जैसे कि जो छप्पर वगैरह बनते हैं वो कैसे बनते हैं? तो छपरा बनता है, कैसे बनता है? इसी प्रकार से तो बनता है। ठीक, आगे देखते हैं पाँचवीं इकाई की बात की जाए तो यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। पाँचवीं इकाई का नाम क्या क्या भाई? पाँचवीं इकाई के अंतर्गत हम लोग आदिम अर्थशास्त्र के बारे में, नहीं खाद्य संग्रह, आदिम जो लोग हैं वो खाद्य मतलब क्या क्या खाते हैं, शिकार कैसे करते थे, और इसके अलावा आप देखेंगे पशु चारण की व्यवस्था उनकी कैसी थी, मत्स्य पालन, लकड़ी और आदिम कृषि ये सब कैसे होती है, इनके बारे में जो प्राचीन काल में समझते हैं। प्रश्न आपके समक्ष है कि आखेट अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आखेट अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है उदर पूर्ति। उदर माने होता है, उदर माने पेट, पूर्ति माने पेट, यानी कि पेट पूर्ति के लिए लोग शिकार करते हैं। आखेट माने होता है शिकार करना।
तो पूछा जा रहा है कि आखेट अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, यानी शिकार करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है, पेट पूर्ति, यानी पेट का पालन करना, यानी कि खाना, ओके, ताकि वो जीवित रह सके। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है, प्रश्न है 63 नंबर कि विश्व की सर्वाधिक, प्रश्न क्या आपके समझ दिया हुआ है, प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक मछली किस महासागरीय क्षेत्र में पकड़ी जाती है। तो विश्व की सबसे अधिक जो मछली होती है उत्तरी पश्चिम का जो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा मछली पकड़ी जाती है, क्योंकि वहाँ पर उपयुक्त मछली पालन की जो है स्थिति होती है, क्योंकि वहाँ पर जो मछली के जो खाने योग्य जो एक प्रकार से जो वो होता है, मछली खाने का जो प्रकार से कीड़ा होता है वो भी वहाँ पर पाया जाता है। तो एक प्रकार से क्या होता है कि मछली के लिए उपयुक्त वहाँ पर भौगोलिक दशा होती है, यानी कि गर्म और ठंडी जलधारा जहाँ पर मिलती हैं, गर्म और ठंडी जलधारा जिस भी स्थान पर मिलती है समुद्रों में वहाँ पर मछली अधिक मात्रा में होती हैं और खासकर वहीं पर मछली अधिक मात्रा में मारी जाती हैं। तो ये पकड़ी कहाँ पर जाती हैं, उत्तर पश्चिमी प्रांत में, प्रशांत महासागर की। अगला प्रश्न है भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो भारत में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि कहा जाता है। इसी कृषि को काटो और जलाओ कृषि के नाम से भी जानते हैं। जनजाति के जो लोग होते हैं वो वन को जलाते, मतलब वन को पहले काटते हैं, उसके बाद में जला देते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, उस पर कृषि करते हैं। जब भूमि की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है तो उस स्थान को छोड़ करके किसी अन्य जंगल में जाते हैं या किसी अन्य स्थान पर जाते हैं, वहाँ की पेड़ को काटते हैं, उसके बाद में उसको जलाते हैं, आग लगाते हैं, झाड़ी वाड़ी सब समाप्त हो जाती है, जल करके राख हो जाती है, उसके बाद में वहाँ पर कृषि करते हैं। तो इसी प्रकार से इसको स्थानांतरित कृषि, चूँकि ये स्थान को छोड़ने वाली कृषि है, लगातार एक स्थान पर कृषि नहीं होती है। स्थानांतरितशील कृषि इसको इसीलिए कहा था क्योंकि ये स्थान परिवर्तित करती रहती है। काटो जलाओ कृषि इसलिए कहा था क्योंकि इसमें जो है जंगल को काटाई होती है और जलाया जाता है जंगल को। और झूमिंग कृषि ये भारत में कहा जाता है। अगला प्रश्न है अनुक्रम अधिष्ठान शब्द का प्रयोग किसने किया, बताने का प्रयास करेंगे। अनुक्रम अधिष्ठान शब्द का प्रयोग किसने किया भैया, तो अनुक्रम अधिष्ठान शब्द का जो प्रयोग किया था हिटलसी महोदय ने किया था। किसने किया था, हिटलसी महोदय ने किया था। कृषि के प्रकार भी हिटलसी महोदय ने बताए हैं। ओके, बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा जल ग्रहण कर ले, उसके बाद में पुनः प्रारंभ करते हैं मैं जस्ट। ओके, आप लोग बस 2 सेकंड का वेट करें। चले भाई, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न क्या आपके समक्ष आ चुका है, प्रश्न आ चुका है कि अनुक्रम अधिष्ठान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो हिटलसी महोदय ने किया था, भूगोलवेत्ता। अगला प्रश्न आप देखिएगा, रोका कृषि कहाँ पर की जाती है, तो ब्राज़ील की जो स्थानांतरित कृषि होती है उसी को रोका कृषि कहा जाता है। ओके, बात ध्यान रखेंगे। स्थानांतरित कृषि के जो प्राचीन कृषि थी वो स्थानांतरित कृषि ही थी। ओके, क्योंकि फर्टिलाइजर, यूरिया, डाई ये सब तो था नहीं, तो इसीलिए जो है ब्राज़ील की जो कृषि होती है उसी को जो ब्राज़ील की स्थानांतरित कृषि है उसको रोका कहता है। अलग अलग स्थानों पर स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस देश में चेना नामक स्थानांतरित कृषि मतलब की जाती है, तो भाई स्थानांतरित कृषि को चेना किस देश में कहा था, तो श्रीलंका में चेना नामक स्थानांतरित कृषि होती है, यानी कि चेना कहा जाता है। स्थानांतरणशील कृषि को श्रीलंका में चेना कहा जाता है, ब्राज़ील में रोका कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 68 नंबर प्रश्न है, विश्व में वन उत्पादों का संग्रह प्रमुख रूप से कहाँ पर होता है, तो उष्ण कटिबंधीय जो इलाके होते हैं वहीं पर सदाबहार वनों में वन उत्पादन का प्रमुख रूप संग्रह होता है। यानी कि आप देखेंगे सबसे अधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। उष्ण कटिबंध यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होगी तो वहीं पर बारिश ज़्यादा होगी और इसीलिए वहाँ पर जन होंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा दुनिया का जो सबसे घना जंगल है, सबसे घना जो वन है वो कौन सा है, अमेजन का वन है। अमेजन के आसपास गर्मी ज़्यादा होती है क्योंकि सूर्य वहाँ पर लंबवत चमकता है, ठीक है, वो विषुवत रेखा पर पड़ता है, विषुवत रेखा के बीचों बीच में अमेजन पड़ता है। और वहाँ पर क्या होता है, नदी बगल में है, वहीं से क्या होता है, उसी नदी से क्या होता है, पानी ऊपर जाता है वाष्प बन करके और वही तुरंत बरस जाता है वहाँ पर जंगलों के पास जाकर के, ठीक है। ये क्या होता है, तो इसीलिए तो हरे भरे जंगल होते हैं, तो इसीलिए वहीं पर ऑक्सीजन भी 20% मात्रा में उगाई जाती है, ये चीज़ है। तो उष्ण कटिबंधीय इलाका जो विषुवत रेखा के आसपास का इलाका होता है उसी को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। सदाबहार वन वे वन होते हैं जिनकी पत्तियां हमेशा हरी भरी रहती है और चूंकि वहाँ पर वर्ष भर हमेशा बारिश होती रहती है इसीलिए वहाँ के वन सदाबहार वन होते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन ही सदाबहार वन कहलाते हैं। चूंकि सदाबहार वन वे वन कहलाते हैं जिनकी पत्तियां हमेशा हरी भरी रहती है, यानी बेहल्लू जिसको कहते हैं, बेहता गाँव में कहते हैं बेहता है, बेहल्लू हो तो बेहल्लू माने होता सदाबहार वन है, बेहल्लू का कैटेगरी है, नहीं बेहल्लू हमेशा हरा भरा रहता है, ठीक है, उसकी पत्तियां कभी नहीं झड़ती हैं, तो वो उष्ण कटिबंध का पौधा। चूंकि वहाँ पर हमेशा बारिश होती है, जहाँ पर हमेशा बारिश होगी वो
वहाँ पर हमेशा सदाबहार वन ही होंगे और उष्णकटिबंध में ही सदाबहार वन होते हैं। अगला प्रश्न 69 नंबर, शिकार अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उदर पूर्ति यानी कि पेट पूर्ति, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आखेट या शिकार मतलब एक ही बात है। अगला प्रश्न 70 नंबर, प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादक क्षेत्र सेबल बैंक, मछलियों का एक प्रकार से जो एरिया होता है उनको बैंक के नाम से आता है, तो सेबल बैंक जो है कहाँ पर स्थित है? तो सेबल बैंक जो है, ये सेबल बैंक जो है नोवा स्कोशिया प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व स्थिति मतलब कि दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा 71 नंबर है, भारत में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसको झूमिंग कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव विकास की प्रारंभिक अवस्था की प्रजाति कौन सी है? तो मानव की विकास की प्रारंभिक अवस्था की जो प्रजाति है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो प्रजाति वो होती है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव मतलब कि नियंडरथल मानव के जीवाश्म सर्वप्रथम कहाँ खोजे गए? तो नियंडरथल मानव के जीवाश्म जो है सबसे पहले जर्मनी में खोजे गए थे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है जो है चांसलेड मानव किससे संबंधित है भाई? तो चांसलेड मानव जो है ये नियंडरथल मानव से ही संबंध रखते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम से बनेगा, आप लोग 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड किस सांस्कृतिक प्रदेश में सम्मिलित है? तो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड जो है ये पाश्चात्य सांस्कृतिक प्रदेश में सम्मिलित है, और इन सभी के बारे में मैंने बताया, आप जो मॉडल पेपर है उसमें आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पीकिंग मानव का जीवाश्म किस अंग के रूप में प्राप्त हुआ है? पीकिंग मानव का जीवाश्म जो है वो किस अंग के रूप में प्राप्त हुआ भैया? तो दांत के रूप में प्राप्त हुआ। किसके रूप में? दांत। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस जो है मानव का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न देखिएगा, मेधावी मानव यानी कि होमोसेपियंस को ही मेधावी मानव कहा जाता है, जिसका उदय कब हुआ? तो मध्य पुरापाषाण काल में मेधावी मानव यानी कि होमोसेपियंस मानव का उदय होता है। अगला प्रश्न है आपका 79 नंबर, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड किस सांस्कृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये दोनों प्रदेश जो है पाश्चात्य सांस्कृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली इकाई आपकी आती है छठवीं इकाई। छठवीं इकाई में हमको क्या पढ़ना है? छठवीं इकाई में आपको सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक प्रसार, नस्ल, धर्म, भाषा, इन सभी के बारे में पढ़ना है। देखें, आपका काकेसाइड प्रजाति कहाँ पर मिलती है भैया? तो काकेसाइड प्रजाति कहाँ पर मिलती है? पश्चिमी एशिया में काकेसाइड प्रजाति आपको मिलेगी। अगला प्रश्न आपके देखिएगा 81 नंबर प्रश्न है, नासिका सूचकांक कैसे निकाला जाता है भैया? नासिका सूचकांक बराबर होता है नाक की चौड़ाई कितनी उसको ऊपर लिखते हैं, नाक की लंबाई कितनी उसको नीचे लिखते हैं और गुणे 100 कर देते हैं। यानी कि मान लेते हैं नासिका सूचकांक निकालना है किसी व्यक्ति का, तो उसकी नाक की लंबाई मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, वैसे मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, वैसे कितनी होती नहीं होगी, 10 सेंटीमीटर की नाक की चौड़ाई है, या 10 सेंटीमीटर ना मानते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे 10 सेंटीमीटर का। नाक की चौड़ाई कितनी है? मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर है। नाक की लंबाई कितनी है? वैसे चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई 1 मिनट रुकिएगा, चौड़ाई जो होगी, चौड़ाई कितनी होगी भाई? चौड़ाई समझ लीजिए हमेशा कितनी होती है? कम होगी लंबाई से। नाक की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, नाक की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, और गुणे हमने 100 कर दिया, तो नासिका सूचकांक आपका निकल आएगा। क्योंकि 2 एकम 2, 2 चौको कितना होगा? 2 एकम 2, 2 दूना 4, और यहाँ से कितना बचे? 50। तो 50 कितना निकल आएगा आपका? 50। नासिका सूचकांक बराबर आपका 50 हो जाएगा। ओके, प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछ लेगा आपसे, प्रश्न आप पूछ करके हो सकता है आपसे जो है ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न पूछ ले। अगला प्रश्न है, प्रजाति वर्गीकरण के लिए सबसे अस्थायी लक्षण कौन है? बताएं, प्रजाति वर्गीकरण के लिए सबसे अस्थायी लक्षण कौन है भाई? तो प्रजाति वर्गीकरण के लिए सबसे अस्थायी लक्षण कपाल सूचकांक जो होता है वो होता है। कपाल के हिसाब से ही जो है प्रजातियों का विभेदीकरण वर्गीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है जो है गुहा के अनुसार, गुहा जो है एक प्रकार से व्यक्ति हैं, तो उनके अनुसार भारत की सबसे या भारत में बसने वाली सबसे जो पहली प्रजाति कौन सी है? भारत में सबसे बसने वाली सर्वप्रथम प्रजाति कौन सी है? तो गुहा कहते हैं कि सबसे पहले जो भारत में बसी है वो कौन सी प्रजाति है? एल्पोनाइड प्रजाति है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, एनु प्रजाति कहाँ पर मिलती है? एनु प्रजाति जो है ये जापान में पाई जाती है। कहाँ पर? एनु प्रजाति जापान में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, 85 नंबर प्रश्न आपके समझ दिया हुआ है, किस प्रजाति की चमड़ी का रंग पीला होता है? तो मंगोलाइड प्रजाति जो होती है, यानी कि जो चाइना वगैरह के लोग होते हैं, ये पीले पीले होते, देखते हो आप मेघ जैसे एकदम से, मतलब मंगोलाइड प्रजाति की चमड़ी का रंग कैसा होता है? पीला होता है। नाक चपटी होती है, माथा चौड़ा होता है, छोटे कद के होते हैं, आँख के पास थोड़ी सी बटुरन होती है, ठीक, माथ पे थोड़ी बटुरन होती है। ओके, आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है 86 नंबर प्रश्न है, कपाल सूचकांक का सूत्र क्या होता है? कपाल सूचकांक बराबर क्या होता है? सिर की चौड़ाई वाले, सिर की चौड़ाई मान लेते हैं कितनी है? 6 सिर की चौड़ाई है। सिर की लंबाई कितनी मान लेते हैं? सिर की लंबाई जो है मान लेते हैं हम कितनी भाई? सिर की लंबाई मान लो भाई कितनी है? मान लो कि 4 है सिर की लंबाई, और चौड़ाई कितनी है? 6 है। मान लेते, मानने में कहता है, फिर 8 मान लो, इसको 8 मान लेते हैं, और गुणे 100 कर दो, गुणे 100 कर दो, तो कितना निकलेगा? 2 तिहाई 6, 2 चौको 8,
4 एकम 4, 4 25 सहियाँ 100, 25 चौको 100, 25 तियाँ 75, यानी 75 आपका क्या निकलेगा? कपाल सूचकांक इज इक्वल टू 75 यानी 75। अगला प्रश्न देखिएगा, 87 नंबर प्रश्न है, विभिन्न प्रजातियों का द्रावण पात्र किसे कहा जाता है? विभिन्न प्रजातियों का द्रावण पात्र किसे कहा जाता है भाई? तो विभिन्न प्रजातियों, भारत को विभिन्न प्रजातियों का द्रावण पात्र कहा जाता है। भारत में बहुत सारी प्रजातियां रहती है, तो द्रावण पात्र भारत को कहा जाता है विभिन्न प्रजातियों का। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रजाति प्रवास कटिबंध सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो प्रजाति प्रवास कटिबंध सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था वो हक्सले महोदय ने किया था। ओके, ये बात है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, शीर्ष सूचकांक किसके मापन का सूचक है? शीर्ष सूचकांक किसके मापन का सूचक है? तो शीर्ष सूचकांक जो होता है ये मस्तिष्क के मापन का एक प्रकार से सूचक है। ओके, शीर्ष सूचकांक जो है मस्तिष्क के आकार के मापन का सूचक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने 6वीं इकाई के प्रश्न को देखा। 7वीं इकाई के प्रश्न को अब देखते हैं कि आखिरकार इकाई नंबर 7 से कैसे कैसे प्रश्न आपसे बनने वाले हैं। देखें, इकाई 7 का नाम क्या है? विश्व की जनजातियों के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि एस्किमो हो गई, किर्गिज हो गई, यानी किर्गिज एक ही बात है, बुशमैन जनजाति, मसाई, सेमांग, पिग्मीज, ये सब जनजाति जो है ये विश्व स्तर की जनजाति हैं। प्रश्न देखिएगा कैसे पूछे जाएंगे आपसे, रिवीजन के तौर पर समझ लीजिए। तो आपने अभी तक 7 इकाई मतलब कि जो है 6 इकाइयों को समझा, 7वीं इकाई और इसके बाद में 8वीं लास्ट इकाई। अगला प्रश्न क्या है? एस्किमो के घर को क्या कहते हैं? तो एस्किमो के घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। एस्किमो के घर को इग्लू कहते हैं। अगला प्रश्न है, एस्किमो शिकार के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं भाई? तो एस्किमो जो होते हैं, एस्किमो जनजाति के लोग, वो शिकार के लिए हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति कच्चा मांस खाती है? तो भाई एस्किमो जनजाति ही कच्चा मांस खाती है। कौन सी जनजाति? एस्किमो जनजाति कच्चा मांस खाती है। अगला प्रश्न आपके समक्ष, कराल नामक घर में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कराल नामक घर में कौन सी जनजाति निवास करती है? जो मसाई जनजाति होती है वो कराल नामक घर में निवास करती है, कराल। ओके, इनके घर को कराल कहते हैं। अगला प्रश्न है, बुशमैन कहाँ के निवासी हैं? तो बुशमैन जनजाति जो है कालाहारी जो मरुस्थल है यहाँ पर निवास करती हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मसाई का निवास क्षेत्र कहाँ पर है भाई? मसाई जनजाति जो है इसका निवास क्षेत्र कहाँ पर है? ये तो पूर्वी अफ्रीका में जो जनजाति निवास करती हैं, पूर्वी अफ्रीका की जो जनजाति हैं उनको मसाई कहते हैं। तो मसाई जनजाति कहाँ पर रहती है? पूर्वी अफ्रीका में रहती हैं। अगला प्रश्न देखिए, 96 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, सेमांग जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। सेमांग जनजाति के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? फटाफट से बताएं। सेमांग जनजाति के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? तो सेमांग जनजाति के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? सेमांग जनजाति के लोग मलेशिया में पाए जाते हैं। कहाँ पर? मलेशिया।